90.4 एफएम पर दोस्तों, मन की आंखों से इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसी विशेष अतिथि से हम मिलने जा रहे हैं जो कला से संपन्न है और उसके साथ साथ समय को सफल करना भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। खुश रहना और खुशी बांटना उनका जीवन का मूलभूत सिद्धांत है और दृष्टिबाधित होते हुए भी अपने जीवन को इस सुंदर तरीके से कैसे बनाया और कैसे वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, चलिए जानते हैं। आज हमारे साथ है सीटी बाई पटेल, जिनको हम बोल सकते हैं चिमन बाई पटेल। चलिए हम स्वागत करते हैं सीटी बाई को रेडियो मधुबन में और मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार मैडम। तो सीटी बाई, हम सबसे पहले आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। आप बचपन से ऐसे ही खुश और जोवियल रहते थे? एक्चुअली मैं बचपन में तो एक छोटे सा राजकोट डिस्ट्रिक्ट में है, छोटा सा गांव है मोटी वावड़ी करके, वहाँ मेरा ये जन्म हुआ। किंतु 6 वर्ष की आयु में स्मॉल पॉक्स यानी देवी के कारण मेरी आंखें चली गई। तो मेरे पिताजी ने सोचा कि चलो इसको बॉम्बे ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे। तो मेरे अंकल बॉम्बे में रहते, तो बॉम्बे गया तो डॉक्टर ने मना किया कि अभी आँख कॉर्निया ग्राफ्टिंग, आँख नहीं डाले हैं कॉर्निया ग्राफ्टिंग, वो अब नहीं कर सकते। तो ठीक है, उसको अपन स्कूल में बैठाएंगे, ब्लाइंड स्कूल में, और ऑपरेशन अपन 17-18 साल के बाद करेंगे। तो मुझे मेरे अंकल ने बॉम्बे की विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड, जो कि तारदेव बॉम्बे में है, वहाँ पे मुझे एडमिशन लेकर फर्स्ट स्टैंडर्ड से मैं वहाँ एडमिट हो गए स्कूल में स्टडी के लिए। फिर मैंने स्टडी एसएससी किया। बाद में दोनों आँख को मेरी टोटली नहीं थी, तो प्रफुल्ल पटेल, डॉक्टर प्रफुल्ल पटेल बॉम्बे में, उस जमाने में 1976, तो उन्होंने कॉर्निया ग्राफ्टिंग का ऑपरेशन किया और मुझे 5-7% दिखने लगा, थोड़ा अच्छा था। और बाद में फिर से 8-9 साल के बाद में रोशनी फिर से कम हो गई। वो एक्चुअली बॉडी पार्ट रिजेक्ट करती है, यानी कॉर्निया ग्राफ्टिंग उस जमाने में सक्सेस नहीं था। जो हम लोग बोलते हैं ना नेत्रदान, चक्षुदान, वो चीज उस जमाने में स्टार्ट हुई थी। उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते थे और बॉडी रिजेक्ट करती थी, सेप्टिक हो जाता था। तो ऐसा मेरा हो गया। तो मैंने मेरी स्टडी जारी रखी। फिर मैंने फिजियोथेरेपी किया विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल से, और फिर मैंने फिजियोथेरेपी करते करते इन्हें पेशेंट करते करते कॉलेज शुरू किया। एल्फिसन कॉलेज बॉम्बे में है, वहाँ मैंने फिर बीए और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। बाद में मीनवाइल मैंने पार्ट टाइम जॉब भी एक एक्सेप्ट कर ली, टेलीफोन ऑपरेटर की। मैंने टेलीफोन ऑपरेटिंग का कोर्स भी बॉम्बे से किया था, वर्ली बॉम्बे में है, ब्लाइंड स्कूल किया, वहाँ से कोर्स किया। और प्राइवेट में ओरिएंट एक्सपोर्ट करके एक प्राइवेट कंपनी थी, जो भी मिला सो सही करके वो मैंने ज्वाइन कर लिया। और महीने में 2 बार, हमारे उस जमाने में लॉटरी का ड्रॉ हुआ करता था, तो ऑस्ट्रेलिया खर्चा तो निकालना ही पड़ेगा अपने को, तो कोई देने वाला तो था नहीं। तो मैं वो लॉटरी बेचकर 2 दिन और ऑलमोस्ट 150-200 रुपये मिल जाते थे महीने में। बाकी का मेरा पार्ट टाइम जॉब था और कॉलेज भी पूरा करके इंडियन ऑयल में मैं 1984 में सिलेक्ट हुआ। उस जमाने में इंडियन ऑयल में कोई भी ब्लाइंड नहीं था, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन। अच्छा, यस। तो फिर जॉब भी टेलीफोन ऑपरेटर की थी, कोर्स अच्छा था। और जैसे आपने कहा कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में तब तक कोई भी ब्लाइंड नहीं था जी, तो उन्होंने कैसे आपको अपॉइंट किया? नहीं, वो क्या था एक्चुअली, हम लोग के साथ में हम लोग 5 ब्लाइंड थे और 9 साइटेड में नेत्रवान लोगों को बुलाए थे वो लोग ने, क्योंकि ब्लाइंड को नहीं लेना चाहते थे वो लोग, तो उनको ना भी नहीं बोल सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, मगर मैंने जो प्राइवेट में 4 साल निकाले थे, प्राइवेट जॉब किया था ना, उसका मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था, हालांकि किसी के पास नहीं था। वही मेरा एक लक्की कि मुझे चांस मिल गया इसमें। और बॉम्बे जगह नहीं थी तो मुझे पोस्टिंग नागपुर मिली पहली। फिर नागपुर से मैं आपकी एक्सपीरियंस के कारण आपको नौकरी मिल गई? हाँ, यस। मेन चीज क्या होती है कि सोसाइटी में अभी इंडियन और एक्चुअली पेट्रोल कंपनी 4 है इंडिया में, ONGC, HPC, BPC एंड IOC। तो ये पेट्रोल कंपनी के स्केल अच्छे थे, इसलिए मैंने और काम भी ट्राई नहीं किया, इसमें ट्राई करते रहा। आखिर में सक्सेस हो गया। और उन्होंने मुझे पहले ही बोला था, अगर आपको हम लोग को सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आपको ये करना पड़ेगा। मैं बोला हाँ ही बोला था, मगर कोई सवाल नहीं आया थ्रू आउट। फिर तो एक के बाद एक प्रमोशन भी मिलते गए और नागपुर से राजकोट की मेरी ट्रांसफर भी हो गई
और जूनियर सीनियर चीफ टेलीफोन ऑपरेटर। आखिर में क्या था कि ब्लाइंड को प्रमोशन देके क्या काम दिया जाए, वो एक प्रश्न था उनके लिए। तो हमारे HR मैनेजर थे बॉम्बे में, उन्होंने डिसाइड किया कि आप चॉइस करो, आप क्या कर सकते हो हमारे ऑफिस में। तो मैंने PRO की पोस्ट सिलेक्ट कर ली, क्योंकि वो सिर्फ बोलने का ही काम था। पेट्रोल पंप की कंप्लेंट लिखो, कस्टमर्स LPG गैस वाले उनको कन्विंस करो, कंप्लेंट वगैरह सॉल्व करो, साथ में ऑपरेटिंग भी करो। उस हिसाब से मुझे जॉब में कोई भी तकलीफ नहीं हुई लास्ट तक। और मेरे बाद में तो फिर इंडियन ऑयल में भी 2 ब्रांड लग गए, बॉम्बे में और एक दिल्ली में। तो आपने नौकरी लेकर के फिर दूसरों को भी नौकरी देने के लिए मजबूर कर दिया मैनेजमेंट को। मैं तो मानता हूँ कि ब्लाइंड ने भी ना एक ही फील्ड में, पहले क्या था कि मोस्ट ऑफ ऑपरेटर ही बनते थे हमारे ब्लाइंड लोग। बैंक में, बॉम्बे में, LIC में, बैंक में मोस्ट ऑफ ऑपरेटर थे। जैसे गुजरात में म्यूजिक टीचर ऑलमोस्ट रहते थे। अभी फिलहाल ऐसा बहुत सारे ब्लाइंड लोग बैंक में जाने लगे ओपन इंटरव्यू देके भी। और इंडियन ऑयल में तो अभी भी एक्चुअली रूल के मुताबिक 1% ब्लाइंड को जॉब देना चाहिए, मगर ये सब अभी तक पेपर पे ही है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन तो हो नहीं रहा है इतना। मगर रेलवे ने किया है अभी 3 साल में, तो बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन करके जॉब को ये किया है, ब्लाइंड लोगों को लिया हुआ है। तो किस प्रकार के जॉब्स मिलते हैं अगर रेलवे में किसी को ज्वाइन होना है दृष्टिबाधित? आपको पता हो 1981 हैंडीकैप ईयर था। उस जमाने में बॉम्बे में टेलीफोन एक्सचेंज के मोस्ट ऑफ ब्लाइंड लड़की लोगों को जॉब में एक्सेप्ट किया था। उसके बाद रेलवेज ने भी उस जमाने में ब्लाइंड को एज ए अनाउंसर के रूप में लिया था। अब तो क्या है, उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था। अभी के जो यंग ब्लड है हमारे ब्लाइंड, वो तो कंप्यूटर में वगैरह अच्छा सा नॉलेज ये करके बैंक में, LIC में, बहुत सारे सेक्टर में भी तो लगने लगे हुए हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर मतलब क्या करते हैं उस? जैसे आप करते हैं वैसे ही वो लोग, हमारे बच्चे ब्लाइंड यंग स्टूडेंट है, बहुत अच्छा काम करते हैं। और जोश की मदद से जो भी आपको स्क्रीन पे दिखता है वो कंप्यूटर बोलता है, उतना ही फर्क है। बाकी ब्लाइंड अच्छा सा काम कर सकता है कंप्यूटर पे। तो मतलब ट्रेन टिकट्स रिजर्वेशन करना, इस प्रकार का काम करते हैं? ट्रेन नहीं, बुकिंग में अभी ब्लाइंड लोगों को रेलवे में जो काम देते हैं, पहले के जमाने में वो कैनिंग का काम देते थे वर्कशॉप वगैरह में। वो अभी कैनिंग की खुर्चियां ही बहुत कम हो गई, अभी तो सब जगह प्लास्टिक आ गया है। तो अब जो ब्लाइंड रेलवे में लगते हैं वो अनाउंसर में लगते हैं, वेटिंग रूम में जो भी अपना इंक्वायरी वगैरह वो उसमें लगते हैं मोस्ट ऑफ। और बैंक में तो बहुत सारे ब्लाइंड आउटस्टैंडिंग वर्क करके ऑफिसर भी बन चुके हुए अभी तो। जी, जैसे आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में काम कर रहे थे जी, ऑपरेटर के तौर पे, तो किस चीज की ऑपरेटर का काम कर? नहीं, हमारे उस जमाने में मोबाइल नहीं थे। 1981 में प्राइवेट में जॉब किया तो क्या होता था कि एक ही बोर्ड होता है, टेलीफोन PBX बोलते हैं उसको। तो उसमें से मेन लाइन एंड मेन जंक्शन पे 3 फोन रहते थे। तो उसमें से जो पूरी बिल्डिंग होती थी उसमें से एक्सटेंशन दिया जाता है हर एक के अपने अपने टेबल पर। मगर अब तो क्या रहा है कि वो PBX बोर्ड ही निकल गए बहुत सारे, ऑलमोस्ट पूरे बॉम्बे में तो रहे ही नहीं ऑलमोस्ट। अभी हमारे लिए तो एक बेड लग है कि टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब ही चली गई, समझ लो अभी। क्योंकि वो अभी मोबाइल आ गया है तो सबके ऑफिसर के पास, सबके पास मोबाइल रहते हैं पर्सनली। पहले वो लोगों को एक्सटेंशन पे डिपेंड रहना पड़ता था अपने अपने टेबल पर, अभी तो मोबाइल से वो लोग काम चला लेते हैं। इसलिए तो हमें ओपन सेक्टर में आके और भी जॉब ढूंढने की ये मोहब्बत आ गई है। वो लग नहीं रहा है, वो लोग स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ट्राई करके। अब आप सोचिए लेक्चर, अभी लेक्चरशिप ब्लाइंड बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। हाँ, तो अभी फिलहाल वो भी हमारे लिए ओपन हो गया है। बहुत सारी कॉलेज में ब्लाइंड, स्कूल में तो ऑलमोस्ट गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी अच्छी अच्छी लेक्चरशिप कर नाम ये आउटस्टैंडिंग में आ गए वो लोग। बैक टू आपके जीवन के बारे में। जीवन का बस मेरा शादी 1989 में हुआ, तब मैं राजकोट में ही था। मेरी मिसेस 12th पास ही है, गुजराती मीडियम से, तो मगर कुछ सवाल नहीं है। वो तो फिर मेरी बड़ी लड़की है, उसकी भी शादी हो गई अभी, उनको भी लड़की है। और मेरा लड़का लास्ट ईयर ही शादी होकर राजकोट में सेटल हो गया है। वो भी MBA करके रेडीमेड शोरूम चलाता है। बाकी मेरे जो ब्रदर्स है वो दोनों सूरत में, यानी मेरी बड़ी माँ वो मेरे पास है, वो ही एक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरे दोनों भाई ऐसे इतने नहीं है, तो मैं पहले से ही मेरी मम्मी को संभालता हूँ। अभी शी इज 95 years old है।
अच्छा, मेरे साथ ही रहती है। क्या बात है। बस वो एक मेरा पहले से ही निर्णय था। मेरे फादर एक्सपायर हो गए 2004 में, तब से मम्मी को मैंने मेरे पास ही रखे हुए, मेरे घर पे ही रहती है। हालांकि जाती है भाई के पास, छोटे भाई के पास, और मेरी फैमिली में मैं ही बड़ा हूँ। बहुत अच्छा। तो सिटी भाई, जैसे आपको चिकन पॉक्स आकर के दृष्टि चली गई है, चिकन पॉक्स तो ये उस जमाने में ज्यादा रहा होगा। जी नहीं, ऐसा था मैडम, 1970 तक है ना, चिकन पॉक्स में बहुत सारे इंडिया में ब्लाइंड लोगों की दृष्टि गई हुई है। बाद में 70 के बाद तो कोई भी ब्लाइंड अभी चिकन पॉक्स से कारण नहीं हो रहा है। और स्मॉल तो पॉक्स, चिकन, क्या वजह थी जो चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स से आंखें चली? जी, उसमें क्या होता है, इन द बिगिनिंग एकदम बुखार आई, तो बुखार आने के बाद आंखें खोलते नहीं है ना, जनरली क्या होता है, बहुत पेन होता है तो आंखें खोलते नहीं है, तो आंखें बंद रहने के कारण दृष्टि चली जाती है उस जमाने में। मगर अभी तो ऐसा नहीं रहा है। अभी जो भी ब्लाइंड बनते हैं वो बहुत सारी डेफिशिएंसी, विटामिन ए के हो या फीवर के कारण, वो बहुत रीजन है, मगर स्मॉल पॉक्स के रीजन से कोई ब्लाइंड नहीं बनता अभी। मतलब डेफिशिएंसीज को रिकवर कर दिया है। हाँ यस, अभी तो ऐसा बिल्कुल मैं तो कहा भी नहीं देख रहा हूँ। तो आजकल जो दृष्टिबाधित है उसके रीजंस क्या है? हाँ यही है ना मैडम, अभी स्मॉल पॉक्स नहीं है तो स्मॉल के बदले में ये जो भी कभी समझो कि किसी को इंजरी हो गई, एक आंख में लगने के बाद में दूसरी आंख पर उसकी इफेक्ट होती है और बाद में धीरे धीरे वो भी चली जाती है। दूसरा, बाय बर्थ बहुत सारे ब्लाइंड लोगों को जन्म तो अंधत्व तो होता ही है कई कई में, मगर जन्म के बाद 5, 7, 8, 10 साल के बाद में धीरे धीरे रोशनी चली जाती है और 20-25 साल आते आते वो टोटली ब्लाइंड बन जाते हैं। तो जैसे आपने फिजियोथेरेपी सीखा है, तो फिजियोथेरेपी में भी बहुत सारे मशीन वगैरह ऑपरेट करना होता है। जी नहीं मैडम, हमारे क्या होते है कि बहुत सारे बॉम्बे में तो इतने ब्लाइंड लोग फिजियोथेरेपी करके नौकरी भी नहीं करते थे और पेशेंट, प्राइवेट पेशेंट करके ही कमाते थे, क्योंकि पेशेंट, फिजियोथेरेपी एक ऐसा बिजनेस हमारे लिए कि हम उनके घर पे जाके विजिट करके आते थे, और फिर वो पोलियो, पैरालिसिस या फ्रैक्चर्स, उसमें क्या है, हाथ का ही एक्सरसाइज का ही काम होता है, वो हमारा दृष्टि का उसमें कोई जरूरत ही नहीं है आँख की, वो हाथ का ही काम है टोटली, वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं हम लोग। तो मैं तो उस पर तो मैंने स्टडी किया, क्योंकि पैसा ही नहीं था, पेशेंट का पैसा आता ही रहा और स्टडी चलती गई, कोई सवाल नहीं आया। तो जैसे आपने कमाना शुरू किया, जी, आपकी दृष्टि नहीं है फिर भी आप कमा रहे हैं ये सभी चीजें, समाज में किस प्रकार का व्यवहार रहता था आपके साथ? दीदी एक्चुअली एक बात बताऊं कि मेरी फैमिली में मैं सबसे बड़ा हूँ, यानी मेरी एक जिम्मेदारी ऐसी बन गई थी, क्योंकि मेरे पापा जी तो गांव में थे, इतना खास नहीं था, तो पूरी जिम्मेदारी मुझ पर ही आ गई थी। मेरे जो छोटे भाई थे तीनों, उनकी शादियां वगैरह कराई थी, और मेरे जो बहन है दोनों, वो तो दोनों बड़ी है मेरे से, तो उनकी शादी तो वो लोग मेरे डैडी ने करवाई थी। मगर ये सोसाइटी में मेरा तो ऐसा था, मेरी फैमिली में, कि एक ब्लाइंड बन गया, मगर मुझे जॉब लगे ना, तब से थोड़ा सा सबका बिहेवियर अलग हो गया, क्योंकि पैसा तो मेरे और इंडियन ऑयल की सर्विस यानी एकदम टॉप लेवल की सर्विस थी, तनख्वाह भी अच्छी मिलती थी, तो और मेरा तो एक नेचर है कि मैं आज तो ठीक है मैं ब्लाइंड की फील्ड में करता हूँ, जब तक मैं जॉब पे था, अभी तो रिटायर हो गए 5-6 साल चल रहा है, जब तक मैं जॉब पे था तब तक मैंने मेरी फैमिली को टोटली हेल्प किया हुआ है। हाँ, मगर रिटायर होने के बाद मैंने सब कुछ बंद कर दिया। अब तो मेरे बच्चा भी, मेरा लड़का भी बड़ा हो गया, तो मेरी फैमिली भी थोड़ा सा देखना पड़ता अपने को। तो आप जैसे बता रहे कि जब नौकरी लगी तो फिर आपके प्रति व्यवहार बदल गया है, तो उससे पहले क्या व्यवहार होता था? पहले क्या था, मैं खुद ही बॉम्बे था और विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड, तो उसमें तो कुछ फीस वगैरह रहती नहीं थी, तो ऐसे ही स्टडी हो गई। और कॉलेज के टाइम ही प्रॉब्लम आया, तो खुद को ही कमा के ही पढ़ना पड़ा ना, क्योंकि मैं किसी मांगा तो नहीं। हाँ, मगर एक है लॉटरी वगैरह बेच के और प्राइवेट जॉब पेशेंट, तो मेरा पूरा का पूरा स्टडी का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यानी सोसाइटी में क्या होता है, अगर तुम्हारी अर्निंग अच्छी है तो भी सवाल ही नहीं आता ना, वो इजिकल मानकर, वो क्योंकि तुम उनको हेल्प करेंगे तो जरूर तुमको कुछ ना कुछ तो हेल्प करने वाली है। मगर मेरा ऐसा नहीं था, मेरा तो खुद को ही कर आगे आने का पहले से ही टारगेट था। मगर मुझे फील हो गया, मेरा तो स्टडी भी हो गई, सर्विस भी हो गई, फैमिली लाइफ सेटल हो गई टोटली। अब तो फिलहाल कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ सोशल लाइफ जो मेरी 1980 से जब मैं स्टूडेंट था
तब से ही मेरा एक शौक था सोसाइटी का, वो मैं कर रहा हूँ। ओके, तो आपकी सामाजिक लाइफ में या दैट इज इम्पोर्टेंट मैडम। देखिए ये बात तो मैं बहुत बार बहुत सारे मीटिंग में सेमिनार में कहते आया हूँ कि अपनी जो भी मजबूरियाँ थी वो हमने सहन की है, तो उस पर से हमने सीखकर इतना तो भी करना चाहिए कि जिनकी अभी फिलहाल मेरे अभी स्टूडेंट है हमारे ब्लाइंड, तो उनके क्या बहुत सारे एकदम बैकवर्ड एरिया से आते हैं या एकदम पुअरिटी जो भी हो, मगर उनको खर्चा करने के लिए खुद के पास पैसा भी नहीं होते, उनके पेरेंट्स भी इतने कैपेबल नहीं होते कि उनको हेल्प करे। तो मैंने तो पहले से थाम लिया था, जब से मुझे नौकरी लगी तब से मैं आज तक कोई भी संस्था में इलेक्शन फाइट नहीं कर रहा हूँ। इलेक्शन के नाते मुझे कोई भी पोस्ट अच्छी लगती नहीं है, मगर हाँ काम में कभी भी मना नहीं करता किसी ब्लाइंड को भी। गुजरात में तो मैं फिलहाल हूँ टोटली ऑलमोस्ट, और संस्था है हमारी राजकोट में अंधजन कल्याण मंडल करके है, एक स्टूडेंट का अंध सर्वोदय मंडल करके है, और बाकी एनएबी इंडिया है, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड एनएबी दिल्ली की है। मैं 1977 से सभी जगह पे मेंबर हूँ। स्टूडेंट था तब से मैंने ये सब, मेरी एक हॉबी रही थी कि हर एक मीटिंग अटेंड करो, कुछ ना कुछ सीखो उसमें से। और जारी अच्छा मजा है मुझे इसमें, मुझे मजा आती है। जी, अच्छी बात है कि आप जो भी चीजें देख रहे हैं उस अनुसार आप लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं वो सच्चाई को जानना चाहती हूँ जहाँ पर आपकी सोशल लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते थे जब तक आपने कमाया नहीं। बचपन में आप पढ़ाई करने स्कूल जा रहे हो और सडनली आपकी रोशनी चली गई, तो वो वाला पीरियड जो संघर्ष और समाज से जो भी सुनना पड़ता था, चाहे फैमिली को हो या आपको हो। अभी आपको दीदी एक बताऊं मैं कि हमारे इंडिया में क्या है, गांव के देहात के लिए जो लोग हैं ना, उनको इतना अवेयरनेस नहीं है, जागृति नहीं है। तो हालांकि अभी भी मैं भी ये भी बहुत बार महसूस करता हूँ, एक फाइनेंशियली नहीं छोड़ो, मगर हमें अगर मदद भी करनी है, लेनी है, तो देहात के गांव में या ट्रेन में वगैरह हम लोग जाते रहते हैं, मगर दे डजंट नो कि कैसे हेल्प करे। उनको करनी नहीं करनी ऐसा नहीं है, सोसाइटी कभी भी ऐसा नहीं चाहती कि हम नेत्रहीन को न करें, मगर उनको पता ही नहीं कैसे हेल्प करे। क्योंकि अभी भी मैं गांव में जाता हूँ तो मुझे किसी से भी बस पूछनी है ये कौन सी बस है, तो 5 में से 2 लोग बताएंगे, 3 लोग नहीं बताएंगे, मगर मैं कभी महसूस नहीं करता हूँ चलो ठीक है। और मैं खास कि मैं लाइफ में कभी एस्कॉर्ट नहीं रखता हूँ, ऑलवेज मैं मेरी स्टिक का यूज करता हूँ वेरी फ्रॉम बिगनिंग आज तक। तो कौन से भी पार्ट में गया इंडिया के स्टेट, कौन से भी स्टेट में, मुझे एक ही है कि सोसाइटी से मदद लेनी, अगर 5 में से 2 लोग भी मिल गए तो बस हो गया। तो ये जागृति होगी ना, डेयरिंग तो करना ही पड़ेगा। और एस्कॉर्ट अगर रखेंगे तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें एस्कॉर्ट पर डिपेंड रहना पड़ता है, हम इंडिविजुअल कुछ भी नहीं कर सकते फिर ना जी। हाँ, इन्हें वो भी एक बंधन जैसा हो जाता है। और मैं आज भी अभी ये कौन सी भी मीटिंग में अगर एस्कॉर्ट लेके ना गया तो कंपलसरी अपने को मोबाइल से बहुत सारा मैप मिल ही जाता है, मोबाइल पे भी हमें इंफॉर्मेशन, और स्टिक तो यूज करते ही है। तो एस्कॉर्ट की कुछ जरूरत मुझे तो नहीं लगती है, हमारे बहुत सारे ब्लाइंड रखते हैं। उसका रीजन एक ही है, क्योंकि अननोन प्लेस पे जाएंगे तो एस्कॉर्ट की जरूरत है, मैं भी मानता हूँ, मगर मैं नहीं रखता हूँ। तो एस्कॉर्ट की आवश्यकता नहीं है, आप अकेले खुद चलते हैं, सब जगह पे पूरा ट्रैवलिंग करते हैं, और कुछ चीटिंग करने वाले भी मिलते हैं, कुछ सहयोग करने वाले भी मिलते जी। ये बात आपने बहुत सही बोली। कभी क्या होता है, बड़े सिटी में हम लोग गए तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, डायरेक्ट कभी अभी रिक्शा से हम लोग गए अननोन सिटी में, पैसा दिया तो हम नहीं बोलेंगे कि ये कितनी की नोट है, हम वो बोलेंगे कितना पैसा हुआ, तो चलो भाई 50 रुपया हुआ, तो डायरेक्ट 100 की नोट देने का, बोलने का नहीं ये कितने की, ऐसा नहीं बोलने का। वो सामने वाली पार्टी ही बोलेगी ना खुद ही कि ये 100 की, ये 50 वापस ले लो। अगर हम मेंशन कर देंगे ये कितने का नोट है, तो ऐसा होगा कि इसको पता नहीं है, ऐसा उसको मालूम पड़ जाएगा, उससे आंसर निकालने का ना ये कितने की है, वो खुद ही बोलने वाला ही है। ऐसा तो डेयरिंग नहीं करेगा, नहीं वो 50 की है करके, ऐसा। मगर ऐसा होता है कभी कभी, ऐसा कि नहीं है कि नहीं होता है। अभी तो नई नोट निकली हुई है, उसकी साइज भी इतनी हमारे नेत्रहीन भाइयों के लिए प्रॉब्लम कर रही है, 100, 50, 200, 500। अभी ये नोट अगर साथ में रख दी है तो इतना कम मार्जिन है, छोटी मोटी कोई पता ही नहीं चलता है। अभी एक मोबाइल में एप्लीकेशन भी आई है मनी करके, तो हम लोग बहुत सारे बार उसमें से देख लेते हैं, मगर वो थोड़ा टाइम लगता है उसमें भी ना,
इट्स नॉट इजी। रोड पे मोबाइल चालू करो, देखो, तो उससे बेटर है कि हम घर से जब निकले तभी नोट का सेटिंग करके निकले, अलग अलग करके। तो कैसे सेटिंग करते हैं आप? वो तो भी घर में, अभी मैं खुद हूँ तो मोबाइल से भी कर सकता हूँ, एक एक नोट चेक करके, या तो मेरी मिसेज से या मेरे लड़के से भी करा लेता हूँ। हालांकि अपने पैसे बेकार ना जाए, बाय मिस्टेक भी अगर 100 के बदले 200 चले गए तो नुकसान ही है ना हमारा। तो सही बात है। तो कैसे सेटिंग करते हैं आप? नहीं, अभी क्या साइज तो थोड़ी अलग ही है, 100, 50, 100, 200, 500। ये जो नई करेंसी आई है ना, वो बहुत ब्लाइंड के लिए है, और इसके लिए बहुत सारी फाइट भी हुई है गवर्नमेंट के सामने, मगर आज तक कुछ रिजल्ट नहीं है। रिजर्व बैंक को भी ऑलमोस्ट सभी संस्थाएं हमारी नेत्रहीन की, उन्होंने भी ये किया है, मूवमेंट भी चलाई है, मगर देखें कब रिजल्ट आता है पता नहीं। सो सिटी भाई, जैसे आप कह रहे हैं कि सरकार को भी अपील की गई है जी, लेकिन कई बार ये उसमें हम देखते हैं कि 3 लकीरें वगैरह होते हैं, तो वो 3 लकीरें किस लिए है? अच्छा, नोट के बाजू आपको एक बताऊं, ये जो गवर्नमेंट ने जब ये नोट निकाली थी उसके बाद पेपर में भी बहुत बार आया कि उसपे ये निशानी है वगैरह है, मगर आपको पता होगा कि एक नोट अगर एक के बाद एक अगर 100-200 लोगों के हाथ में से जाएगी, पास ऑन होगी, तो उसमें से जो भी नोट वगैरह का है ना, जब छपेगी तब ठीक है, एकदम नहीं होगी तो, मगर वो क्या एक के पास तो रहने वाली नहीं है और लूज भी होने वाली है। तो धीरे धीरे मैंने तो महसूस किया है, बहुत कम नोटों में पता चलता है, स्टार्टिंग में वो भी नहीं चलता, वो नाम के लिए ठीक है, मगर साइज तो डिफरेंट होनी चाहिए। वो पुरानी जो नोट थी वो बहुत अच्छी थी हमारे लिए, और जो भी हमारे ब्लाइंड लोग जो इंडिपेंडेंटली सेल्फ बिजनेस करते हैं वो तो काफी फेस कर रहे हैं फिलहाल, चिल्लाते रहते हैं। क्यों कि अभी गवर्नमेंट में भी इजी नहीं है, गवर्नमेंट के लिए भी इतनी नोट छप गई है पूरी इंडिया में, तो उसको वापस लेना भी इजी नहीं है गवर्नमेंट के लिए। और देखिए अभी क्या होता है। जी, तो क्या सरकार कभी जब नई पॉलिसी या कोई बदलाव लेके आती है तो सब प्रकार की समाज के लोगों को दृष्टि में रखते हुए ये हाँ, ये बात आपने बहुत सही बोली। हमारे नेशनल लेवल के 3 ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड एंड ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। अभी क्या है, ये तीनों संस्थाएं नेशनल लेवल की है, मगर कभी ऐसे तो बहुत सारी एजुकेशन पॉलिसी हो या जॉब आइडेंटिफिकेशन हो, तभी ये सब सेमिनार करके मीटिंग करके कंसल्ट करती है। पता नहीं ये नोट के बारे में कंसल्ट क्यों नहीं किया, ये सभी को आश्चर्य किए, इन्हें आश्चर्य ही हो रहा है हम लोगों को कि ऐसे काम पे तो खास करना चाहिए था उनको, और ये हमारी संस्थाएं गाइड करती थी उनको कि भाई इतने ऐसे, मगर ये सडनली डिसीजन है, पता नहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी। और किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करते हैं आप सामाजिक रीति से? अभी आप बताएंगे तो हमारे जो, मैं तो ठीक है मेरा स्टडी हो गया, उस जमाने में हमारे रीडर राइटर लोग मिलते थे, मगर फिलहाल एक मेरे जो भी स्टूडेंट से मैं सुनते रहता हूँ तो 2 चीज आती है, एक रीडर और एक राइटर। एग्जाम में क्या होता है कि हमें राइटर और रीडर लेना पड़ता है कि स्क्राइब, तो उस वक्त वो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों लोगों को रीडर राइटर का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि एक साथ में एग्जाम होगी, जो जिसे फिक्स किया होगा तो वो बोल देगा एकदम आखिरी घड़ी पे कि मैं नहीं आ सकता हूँ, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, वो भी एक प्रॉब्लम है। और इसलिए तो अभी बहुत सारी सिटीज में ऐसे लोग आगे आ गए हैं कि जो राइटर प्रोवाइड करते हैं, रीडर प्रोवाइड करते हैं, मगर सब जगह पे ये पॉसिबल भी नहीं है अभी तो। मगर हमारे गुजरात में एक सूरत सिटी है, वहाँ पे ऐसी एक भाई ने ऐसी चैलेंज करके रीडर राइटर वो प्रोवाइड कर रहा है, धीरे धीरे होगा ऐसे ही। मगर रीडर राइटर का प्रॉब्लम पहले भी था, आज भी है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता? इससे तो कोई ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन आगे आए और पढ़े लिखे लोगों को अगर कन्विंस करे और उनके बच्चे अगर ब्लाइंड के लिए लिखने जाए एज ए राइटर, तो ये प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो सकती है। मगर इतनी जागृति आते आते तो शायद और टाइम लगेगा। आपको क्या लगता है कहाँ पे ये रुकावट आ रही है, जो लोग जो दृष्टिवान साथी है या जो बच्चे हैं, ये यूथ है, वो इस प्रकार की कार्य करने के लिए तैयार नहीं होते? अभी क्या होता है, अभी पहले के बहुत सारी ब्लाइंड स्कूलें थी और हम लोग एसएससी तक ब्लाइंड स्कूल में पढ़ते थे, और बाद में कॉलेज में सनेत्र नॉर्मल स्टूडेंट के साथ पढ़ते थे। अभी तो हमारे भी IDSS करके जो स्कीम निकली है, तो ब्लाइंड स्कूल में नहीं पढ़ते, जो भी कोई लड़का ब्लाइंड हो गया वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं,
और उसके कारण धीरे धीरे ब्लाइंड भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। स्टूडेंट साइटेड होगा तो धीरे पहले से ही हेल्प करना शुरू हो जाएगा, तो आगे जाके एज ए राइटर के रूप में भी हमें वो काम आ सकता है। मगर ठीक है, वो क्या है अभी डिपेंड कि वो स्टूडेंट हर कोई के बातें चितें करने में, हेल्प करने में आएगा। मगर राइटर का काम ऐसा है ना कि वो कॉन्स्टेंटली 3 घंटे तक लिखना ही पड़ता है। मगर सब लोग की हॉबी ऐसी नहीं रहती है कि चलो भाई हम 3 घंटे ये ब्लाइंड के लिए लिखे करके। और ऐसी क्या चीजें हैं जो समाज में या दृष्टिवान लोगों को समझना चाहिए दृष्टिबाधित साथी के बारे में, ताकि एक इंक्लूसिवनेस बढ़ जाए? यस, नहीं ये भी जो स्टार्ट हुआ इंक्लूसिव का कि ब्लाइंड पर्सन जो भी स्टूडेंट है नॉर्मल में पढ़ते हैं उससे तो ये अच्छा सा हो रहा है। दूसरी बात कि जो भी ब्लाइंड है वो भी अगर सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करे ना तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी भी हमारे लिए करेगी। और अभी थोड़े सालों से एक नया सिलसिला चला है ब्लड डोनेशन कैंप। और हम लोग क्या है कि ऐसे भी सोसाइटी तो हमें हेल्प करती ही रहती है, सोसाइटी का हेल्प तो हमें जरूरी है, मगर हम लोग अगर सोसाइटी को थोड़ा सा हेल्प नहीं बोले उपयोगी होने की कोशिश करें तो एक ही रास्ता है ब्लड डोनेशन। तो अभी ब्लड डोनेशन ऐसी चीज है कि उसका कोई वैल्यू ही नहीं समझो। तो मैं तो यही चाहूंगा कि हर एक मीटिंग के टाइम ब्लाइंड लोग अगर डोनेशन करे और सोसाइटी को उपयोगी हो तो सोसाइटी भी हमें उपयोग होने वाली है ना। जी सही बात है। लेकिन यहाँ पे ये बात आ जाती है कि जब भी कोई दृष्टिबाधित साथी या कोई भी दिव्यांग साथी होते हैं तो समाज एक दिव्यांगता को या एक विकलांगता को पूरा ही विकलांगता नहीं, ये क्या हो रहा है अभी कि विकलांग शब्द ऐसा हो गया ना कि उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि ऐसा तो अभी कोई ब्लाइंड है तो ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है, ऐसी उनकी सोच रहती है। मगर क्या नहीं कर सकता है ये अगर हम लोग महसूस कर सकते, हम ऑलमोस्ट हम सब करते ही है क्योंकि ऐसा। हाँ, मगर हमें जरूरत सोसाइटी की रहेगी, डिपेंड नहीं मगर हेल्थ की तो जरूरत रहेगी। और हम कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें सोसाइटी की जरूरत नहीं है। हाँ, मगर अगर हम भी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करें तो जो मैं बताया आपको ब्लड डोनेशन कैंप करे या अच्छे अच्छे जो भी हमारे ब्लाइंड में आउटस्टैंडिंग लेक्चरर्स जो है जॉब करने वाले, वही अगर वो अपने लेक्चर के दरमियान कुछ ना कुछ उसमें कवर कर ले कि आप लोग को ब्लाइंड को कैसे हेल्प करना, ये करना, तो वो स्टूडेंट बचपन से जो कुछ सीखा जाएगा वो फिर बड़े होकर वो लोग उसका अमल जरूर करेंगे। मैं कोई भी सवाल पूछ रही हूँ, आप इतनी सकारात्मकता से, इतनी आशावादी से जवाब दे रहे हैं, आपके अंदर इतनी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? सही बताऊँ ना कि मैं ना कभी सीरियस बनता ही नहीं हूँ। हालांकि मैं अगर तकलीफ में भी होगा मगर कि तकलीफ से सीरियस रह के कोई रास्ता नहीं निकलता। और आनंदित स्वभाव वो तो एक मेरा नेचर बन गया है। मैं कहाँ भी गया, मेरे टोटली समाज में मैं रहता हूँ, ऑलमोस्ट मैं जाते रहता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी भी सीरियस होने के बजाय किसी का मार्गदर्शन लेना है तो खुशी से कुछ भी पूछ लो। क्या कोई भी फ्रेंड होगा तो अरे मैं तो यही बोलता हूँ, कोई कभी किसी को मना नहीं करता है और ब्लाइंड को तो कभी नहीं करेगा। हाँ, मगर इतना है आपको भी पॉजिटिव रहना पड़ता है, मुझे भी रहना पड़ता है ना। कुछ ना कुछ हमें गवाना भी पड़ता है कभी कभी। ऐसा जरूरी नहीं कि हरदम हमें फायदा ही होता है। हाँ, वो भी है ना, सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है बहुत सारी चीजें। जी। सो सीटी भाई, बहुत सारी बातें हमने की है, लेकिन हम एक बात ये समझना चाहते हैं आपसे। जैसे ये मन की आंखों से कार्यक्रम है, तो आपको कब या कोई ऐसी सिचुएशन रहा जहाँ पे आपने महसूस किया कि दृष्टि ना हो तो क्या है, मेरी मन की आंखें हैं जो जिससे मैं काम कर सकता हूँ? जी, बहुत सही बात है दीदी। ये जो मैं जब इंडियन ऑयल में लगा ना, उस वक्त मुझे 2 दिन तक मुझे बहुत ये हुआ कि अगर मुझे इतनी बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, अगर ये मैं फुलफिल ना कर सकूं तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो उस वक्त मैंने मेरे स्टाफ को भी बहुत अभी स्टाफ से हमें काम करना है, दिन भर रहना है, तो उनसे अगर रिलेशन नहीं अच्छे रखेंगे तो भी हमें हेल्प नहीं करेंगे। तो उस वक्त मैं
एकदम अननोन सिटी में गया था, नागपुर में। मैं तो गुजराती राजकोट का, बॉम्बे में स्टडी किया, नागपुर गया। तो उस वक्त मुझे बहुत सारा कुछ लेट गो करना पड़ा। अच्छा। क्योंकि हेल्प पाने के लिए। मैं तो यही बताऊंगा कि मन की बात अगर न बताए, हमें हेल्प लेनी है तो उनको खुश रख के हमें काम करना पड़ेगा ना। तो वो मैंने इन द बिगनिंग किया। हाँ भाई, बाद में तो फिर हम सब समान हो गए। वो लोग मुझे फिर बाद में तो मानते नहीं थे कि तुम ब्रांड है करके। वो तो इजुगल। और आज की तारीख में भी मेरा इंडियन ऑयल में मैंने जो काम किया, इंडियन ऑयल में 36 साल, तो मेरे स्टाफ के लोग आज की तारीख में सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। फाइनेंशियली भी है और टाइम भी देते हैं मुझे इस ड्यूटी में। और उनके नेचर भी, हम लोग का नेचर ही मिल गया ना कि जब मैं कर रहा हूँ तो मेरा देख के वो लोग भी करना चालू कर दिया। कि ना काम करवा के लेना पड़ता है हमें उनसे, मगर वो लोग भी बहुत खुश है, बहुत खुश है जी। तो सिटी भाई, बाहर कोई भी बड़े कंपनी में नौकरी करना मतलब इतनी आसान बात नहीं है जैसे आप बोल रहे हैं। एक तो संबंधों के बारे में आपने बताया, हमको सभी के साथ अच्छे संबंध रखना है और तब जाके हमें भी सहयोग मिलेगा, हमको भी सहयोग करना है। हाँ, कुछ ना कुछ तो हमें भी लेट गो करना ही पड़ता है ना। जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी से, तो सोसाइटी भी हमारे से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करती होगी। अगर वो हमें पसंद नहीं है तो भी पसंद की बनानी ही पड़ती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात आपसे जानना चाहती हूँ, जो प्रोफेशनलिज्म की बात आती है, इसमें मुझे नहीं लगता दृष्टिबाधिता या दृष्टिवान के कोई संबंध है। जैसे एक पंक्चुअलिटी है या डिसिप्लिन है, मतलब ऑफिस अगर आपको 9 बजे पहुंचना है तो 9 बजे ही पहुंचना है। जी मैडम, दीदी मैं जब भी नौकरी किया ना, मैं कभी लेट नहीं गया, पहली बात। क्योंकि अगर मेरा काम ही ऐसा था, टेलीफोन ऑपरेटिंग का, पीआरओ का, अगर ऑफिस में कौन कौन आ गए वो मुझे पता कब चलेगा अगर मैं ऑफिस के बिफोर टाइम जाऊँ तो। और वो मैं थ्रू आउट सर्विस में कभी 9:30 के पहले ही गया 15 मिनट, हालांकि मुझे पता चले कौन कौन आते गए। हाँ, वो ये अपने क्यों कुछ ना कुछ तो हमें टेक्निक अपना ही पड़ती है। हाँ, क्योंकि हम अगर पूछेंगे ये आ गया वो आ गया तो अच्छा नहीं लगता ना जी। अपनी इमेज भी थोड़ी अच्छी नहीं है, या तो कोई बोल देगा देखो इसको दिखता नहीं है, तो पूछते रहता है। तो ऐसे पूछने पर लोग नाराज भी हो सकते हैं ना। बोलेंगे नहीं, मन में तो होंगे जरूर। इसलिए मैं बिफोर टाइम ही जाता था। और लास्ट में मैं रिटायर हुआ 16 में। तो उसके बाद भी आज भी मैं अगर ऑफिस से काम ब्लाइंड सोसाइटी के लिए काम करा सकता हूँ आराम से। अच्छा। कि वो राजकोट हो, बॉम्बे हो, कोई भी प्लेस हो, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसफर होके ही जाते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट में। जी जी जी। तो यहाँ पे मैं ये जानना चाहती हूँ, उस जमाने में तो ये टॉकबैक सॉफ्टवेयर्स हो या ये सभी चीजें नहीं होते थे। नहीं जी, कुछ भी। तब मैं क्या करता था, आपको पता करते थे कि अभी 9 बज गया, 8 बज गया, आपको इस टाइम पे पहुँचना है, अटक गए है। हमारी घड़ी आती है, ब्रेल घड़ी, वो HMT वालों में निकाली है। तो वो घड़ी में 3, 6, 9 और 12 वो पे 2-2 डॉट है, बाकी सब जगह पे 1 है। हम दोनों अपने ये कांटे जो होते हैं वो हम काउंटिंग कर लेते हैं कि ये 3 पे और एक 6 पे है, बड़ा कांटा और छोटा कांटा। तो उस हिसाब से हम ब्रेल तो आसानी से टाइम देख सकते हैं ब्रेल वॉच में। और हमारे जमाने में मोबाइल तो था ही नहीं 84 में। तो मैं क्या, अभी तो लोग मोबाइल में मतलब हाथ की जो घड़ी है, हाँ वॉच, वो ब्रेल वॉच है। ब्रेल वॉच होता था। वो घड़ी इतनी बड़ी होती थी कि नहीं, वो आपकी जो घड़ी है ना वैसी ही घड़ी है। HMT वालों ने निकाली थी 1981 में। बाद में तो अभी टाइटन वाले ने भी घड़ी निकाली हमारे लिए, वो भी 1150 की है। मगर वो ब्रेल घड़ी अभी बच्चे लोग नहीं रखते मैडम। अभी के क्या है कि जो भी बच्चे ना वो मोबाइल में टाइम देख लेते हैं। और मोबाइल इतनी कॉमन चीज बन गई है। सही बात है। नहीं, मैं आपसे ये ब्रेल घड़ी के बारे में समझना चाहती हूँ जी। जैसे आपने कहा ब्रेल घड़ी के बारे में कि 6 है, 3 है, 12 है, 9 है, ये सब चीजें, तो उस पे जो 2-2 डॉट है जी, वो छू करके ही तो आपको पता। हाँ, नहीं, उसमें क्या होता है कि जब हम छुएंगे तो छोटा और बड़ा काटा, तो अगर 3, वही मैं बता रहा ना कि ये निशानी इसलिए रखा है 2 मैं वही पूछ रही हूँ। हाँ, नहीं इसलिए मालूम पड़ता है। घड़ी तो छोटी होती है। नहीं, जो आपकी घड़ी है वैसे उतनी साइज है, उसमें सिर्फ डॉट ही रहते हैं बस, और कुछ भी नहीं। मतलब जो ऊपर का कांच होता है, हाँ वो कांच खुलता है, फोल्डिंग रहता है, वो लॉक होता है उसमें। वो कांच ऊपर करके हम धीरे से उंगली रख के टाइम देख लेते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि आपकी उंगली के कारण फिर नहीं, वो लोग ने स्पेशली बनाई हुई है ना, कांटा आगे पीछे हो गया। नहीं, वो कंपनी वाले ने ऐसे स्ट्रॉन्ग थोड़ी कांटे बनाए हुए हैं कि वो ताकि हिले नहीं। अच्छा, स्पेशल घड़ी आती है हमारी,
अभी भी आती है? हाँ, अभी भी आती है। अभी टाइटन की आजकल निकली है, HMD वालों ने बंद कर दी है। अच्छा। मगर अभी तो बहुत सारे विद्यार्थी स्टूडेंट लोग रखते ही नहीं है। सही बात है। तो और क्या ऐसी चीजें होते थे जिसके आधार से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इतना उसके बारे में मैं ये बोलूंगा कि मेरा जॉब था टेलीफोन ऑपरेटर, तो उसमें इतने सारे नंबर आते थे, कंप्लेन होती पंप की, गैस एजेंसी की, तो मैं मेरी ब्रेल स्लेट में मैं टेबल पे रखता था। जो भी नया नंबर आया उसमें लिख लिया। अच्छा। और शाम को भी सभी नंबर एक ABCD मुताबिक मैं अरेंज करके पेपर बनाता था। अच्छा। तो पूरे में क्योंकि इतने सारे नंबर याद रखने से ब्रेड में लिखना मुझे अच्छा लग रहा था। और कंप्लेन में दिन भर ये टोटली 1 by 1 लिख के नंबर वाइज, और शाम को फिर मेरे कोई भी फ्रेंड से लिखवा लेता था कि ये तुम फॉरवर्ड कर दो साहब को। इन्हें वो आसान है। ब्रेल है ना, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि ब्रेल ऐसी लिपि हमारे लिए बहुत, हम उस पर डिपेंड है। और ब्रेल के कारण किसी की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई मुझे लिख के दो, ये करके दो। और हरदम अपने को कौन लिख के देगा ना ऑफिस में जी। इसलिए अच्छा है अपना इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए। तो मैंने ऐसे ही थ्रू आउट सर्विस, और आज तक वो जो स्लेट मेरी थी लिखने की वो आज भी मेरे पास है। वैसी रखी है, मेरे बचपन की स्लेट है मेरी। अच्छा। उस पर मैंने स्टडी किया अप टू MA, और आज भी मेरे पास घर पे है वो। कितनी अच्छी बात। मगर मेरा एक हैबिट एक है और कि मैं डेली मेरी क्या बोलते हैं डे टू डे वर्क मेंटेन करता हूँ ब्रेड में लिख कर। अच्छा। हाँ, तो मुझे पता चलता है मतलब कौन से डायरी आप ब्रेड में लिखते हैं? डायरी में रखता हूँ मैं। कौन से दिन कहाँ गया ये तो पता चला चाहिए अपने को। सही बात है। अच्छा सीटी भाई, एक और बात है, जैसे आप PRO है तो लोगों के कंप्लेंट्स हो या जो लोग आ रहे मिलते हैं, ये सब चीजें ठीक है। जो PRO होता है उसको खबरें भी रखना होता है क्या हो रहा है, तो फिर आप उस जमाने में न्यूज कैसे जानते थे? न्यूज देखिए, PRO का मेरा जो काम था ना वो काम, और न्यूज से उससे को लेना। मगर न्यूज के लिए तो हम रेडियो यूज करते ही थे समझो उस जमाने में। अभी तो मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई है, तो हम लोग मोबाइल में सब पेपर्स पढ़ लेते हैं। ये बहुत आसान हो गया अभी। मगर उस जमाने तो रेडियो ही था, बाद में टीवी आया। मगर मेरा जो काम के बारे में जो था ना वो तो उसमें मुझे कुछ ये नहीं था। हाँ, मगर एक था कि जब मैं PRO बना तो कौन लोग आके सामने खड़ा है, तो उसके लिए हमें कभी भी थोड़ा सा आवाज आ गया तो यस प्लीज तो बोलना ही पड़ता था, क्योंकि पता तो नहीं चलेगा कोई आया कि नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता था कोई नया ना वो तो भी हम लोग यस प्लीज बोल देते थे। वो तो नहीं, वो तो देखो भाई कुछ ना कुछ तो मर्यादा होती है हमारी, वो हमें कबूल करनी ही है। इन्हें आवाज न भी आए कभी थोड़ी सी तो भी यस बोलने में क्या फर्क है ना अपने को जी। तो लोग इस बात का मजाक नहीं उड़ाते? नहीं, अभी उनको अभी मेरा जो रूम था वो दरवाजा, कोई भी दूसरा फ्रेंड भी आ गया तो स्टाफ ही आएगा ना अपना जी, तो सवाल ही नहीं है। ओके। सो सीटी भाई, न्यूज़पेपर कैसे मैनेज करते थे? आपको कैसे पता चलता था कि नहीं, मैं न्यूज़पेपर तो मेरी शादी होने के बाद में मेरी मिसेज मुझे रोज सुबह में आधा घंटा पेपर रीडिंग करके देती थी। अच्छा। तो बाद में मैं ऑफिस जाता था। और उससे पहले कैसे मैनेज करते? उसके पहले तो मैं रेडियो, मेन रेडियो, ओके, ब्लाइंड के लिए रेडियो बहुत ही अच्छा था। तो रेडियो से जुड़ी हुई कुछ यादें आप बताएंगे? ओ भूले बिसरे गीत बचपन से सुनता आ रहा हूँ क्योंकि मैं नए गीत तो कभी सुनता नहीं हूँ, पुराने सॉन्ग से सुनता हूँ। मुझे बहुत शौक है पुराने ये गीत के। और रेडियो तो मैं आज भी, मेरे पास रेडियो है, मोबाइल आया तो भी रेडियो तो मेरे रखा ही है। तो क्या प्रोग्राम सुनना पसंद करते हैं आप? नहीं, मैं अभी तो न्यूज और भूले बिसरे गीत के अलावा मैडम कुछ भी नहीं सुनता हूँ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहता ना। अभी सुबह निकल गया, शाम को घर पे आता हूँ। और कुछ उस जमाने में जब आप रेडियो सुनते थे? बचपन में तो स्कूल में तो हमारे VM स्कूल फॉर ब्लाइंड बॉम्बे में 2 रेडियो रखे थे। अच्छा। 2 मीडियम थे, गुजराती मीडियम और इंग्लिश अपना मराठी मीडियम। तो दोनों के मीडियम के लिए एक रेडियो भी रखा था। अच्छा। तो हम लोग उसमें जिसको जो चाहे वो एक मॉनिटर वो लोग नियुक्त करते थे, वो फिर रखते थे प्रोग्राम सुबह शाम। स्टडी जब स्टडी टाइम नहीं होगा तो वहाँ जाके टाइम पास करते थे। मगर वो लाइफ ही अलग थी पूरी। बचपन की लाइफ, ब्लाइंड स्कूल की लाइफ बहुत अलग रहती है, क्योंकि हम ब्लाइंड से साथ में रहते ना। और कॉलेज में आए तो नॉर्मल कॉलेज थी, तो नॉर्मल हॉस्टल था। तो रेडियो में क्या सुनते थे आप प्रोग्राम्स? मैं बस उस जमाने में FM नहीं हुआ करता था, विविध भारती हुआ करती थी बॉम्बे में। विविध भारती स्टार्टिंग हुई थी बॉम्बे में, तो बस वही सुनता था। और बाकी के जब नागपुर गया तो मराठी मुझे आती थी समझो ऐसी भी, तो फिर वो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ न्यूज के लिए। तो
जी। वो मुझे न्यूज़ बहुत शौक है, क्योंकि मैंने एमए भी पॉलिटिकल साइंस से ही किया हुआ है, तो मुझे उसमें भी बहुत रुचि है। तो फिर आप ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े हुए रहे और उसी से प्रोग्राम जी। तो कोई बातें ऐसी याद है, जैसे कई बार होता है ना बचपन में हम जब रेडियो में किसी को सुनते हैं तो उसकी जैसे बोलने की कोशिश करते हैं? ऐसी कोशिश तो नहीं हुई, मगर मुझे गुजराती ड्रामा बहुत अच्छा लगता था पहले से। अच्छा। गुजराती आज भी मैं पिक्चर सीरियल वगैरह बहुत रेयर केस में देखता हूँ, मगर घर पे रहा तो हम दोनों, मेरी और मेरी मिसेज, ब्लूटूथ पे स्पीकर में फर्स्ट क्लास गुजराती ड्रामा सुनते हैं शाम को। कंटाल गए ना बहुत, मोबाइल से भी कंटालते कभी कभी, मोबाइल में भी बहुत सुनने के बाद कंटाला आता ही है जी। तो फिर चेंज ऑफ के लिए हम गुजराती ड्रामा सुनते हैं बस, वो भी सीरियस ड्रामा। अच्छा। बस। ओके। सो सिटी भाई जी, आप दृष्टिबाधित हैं, आप अपने आप को स्वीकार कर लिया बचपन से, अपने समाज और परिवार सभी ने स्वीकार कर लिया, जो भी सामाजिक चैलेंजेस थे उसको, चुनौतियां थे उसको भी आपने पार कर लिया। जब आपके बच्चे पैदा हुए, उनके बचपन में तो बच्चों को भी पता नहीं चलता है अच्छा बुरा ये सभी चीजें, नहीं मगर जब वो बच्चे स्कूल जाने लगे, अरे आपके पापा ब्लाइंड है, दिखता नहीं है, मगर इस प्रकार का जब उन लोगों को कोई सोशली फेस करना पड़ा और बच्चे रिएक्ट करने लगे, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसे में क्या था कि मेरी मिसेज सनेत्र है, तो मैं क्वार्टर में ही रहता था, तो ऑलमोस्ट मेरे स्टाफ के लोग थे उधर, और मेरी कमी ब्लाइंडनेस, तो वो कमी मेरे स्टाफ लोग ही पूरी करते थे। मुझे बहुत हेल्प कर कर मेरे बच्चे जो स्कूल जाते थे आते थे, तो उनके लिए भी बसेस थी स्कूल की, और मेरी मिसेस ही मोस्टली जाती थी, मैं तो डायरेक्ट ऑफिस ही चला जाता था जी। क्योंकि मेरी सर्विस का टाइम ही 9:30 का था, तो उनका मॉर्निंग का टाइम में उनको जाना आना, स्कूल से लाना, वो मेरी मिसेस ही करती है। मैंने सचमुच में मैंने कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, मेरी मिसेस ने निभाई है जी। तो आपने कभी खाना बनाने की कोशिश की? मैंने, जब मैं कॉलेज में था ना जी, तब हॉस्टल में हमारी कैंटीन क्या 7 बजे खुलती थी। अच्छा। तो तब हम लोग एक इलेक्ट्रिक किटली रखते थे, अच्छा। तो उसमें एक साथ में सब कुछ डाल देने के, वो चाय उबाल के पीते थे। अच्छा। वो कॉलेज लाइफ में। बाद में तो मैं जब नागपुर में मेरी बदली हो गई थी, तब तो लॉज में ही खाना खाता, डायरेक्ट प्रिपेयर्ड खाना मिलता था, तो बनाने की नौबत आई ही नहीं मुझे, और शादी होने की बात तो कोई सवाल ही नहीं है। जी। तो आपको कभी लगता नहीं कि मैं भी कभी कुछ खाना बनाऊं, कुछ खिलाऊं? नहीं दीदियों, मैं तो जैसे मैं घर में रहता ही नहीं, तो क्या बोलूं आपको। मुझे पूरे लोग यही बोलते हैं ना कि तेरा घर है या कुछ पता नहीं है, तुम हमेशा बाहर ही रहता है। मगर तब जब मैं जॉब में था, तो सैटरडे संडे मुझे छुट्टी थी, 5 days वीक था जी। तो अभी तो मुझे क्या 7 days वीक हो गया मेरे लिए, तो पूरा फ्री हूँ। जब चाहे तब काम के लिए ठीक है, बाकी मोस्टली मैं बाहर ही रहता हूँ। ऐसा नहीं कि घर पे शाम को तो घर पे जाना पड़ता है ना फिर जी। मगर मेरी मिसेस को भी ऐसा ही है कि उसको पता है ना कि ये जो काम मैं जो टाइम दे रहा हूँ, सेक्रीफाई कर रहा हूँ, वो ब्लाइंड सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ, और मोस्ट ऑफ गुजरात के ब्लाइंड लोग मेरे है, ऑलमोस्ट मेरे घर पे आ चुके हैं। और मेरी मिसेस को भी थोड़ी सोशल ब्लाइंड के लिए ज्यादा करने का, ऐसा मेरा करती है वो ठीक है, लेकिन ब्लाइंड सोसाइटी में भी बहुत सारी इन्वॉल्व है वो जी। यस, पहले से ही जी। और कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है जो आप इस बदलते हुए दौर में देखा है, मतलब दृष्टिबाधित साथियों के लिए, जैसे आपने घड़ी की बात कही, नोट की बात कही, फिर मोबाइल तो नहीं था, ब्रेल में ही आप लिखना और डायरी मेंटेन करना, ये सब चीजें तो अपना शौक था मेंटेन करना। हाँ, तो ऐसी कौन सी और चीजें हैं जो आप रेडियो सुनते थे, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का ही अभी हम देखते हैं जी। और भी ऐसी क्या चीजें थी जो बदलते हुए दौर में आप टेक्नोलॉजी को अभी मैं तो एक्चुअली पहले ये टेक्नोलॉजी में मेरी ही बात करूं तो मैंने मोबाइल लिया और मुझे खुद को भी 2 महीने रखने के बाद सोचा कि इसको बेच दूं, मुझे नहीं आएगा ना। हमें बेचने वाला था आईफोन। मेरा एक फ्रेंड है ऑस्ट्रिया में, वियना में, महेंद्र गलानी करके, तो मेरे घर पे आया था राजकोट, तो उसने बोला कि तुम ये करो, धीरे धीरे 1 by 1 सीखा। तो मैं 2 दिन मुझे उसने ये किया, तो स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा आ गया। अब तो मुझे जितना काम का हो उतना ही मैंने सीख लिया है, फिर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इतना मोबाइल का। तो बाकी टेक्नोलॉजी में मैंने कंप्यूटर जो है ना, हमारे जमाने में कंप्यूटर नहीं था, और बाद में जब मेरे बच्चे बड़े हुए
तो घर में कंप्यूटर आया, मगर मैं कंप्यूटर पे कभी बैठा नहीं, मैं नहीं बैठा कभी जी, क्योंकि मैंने जोश भी डाला था उसमें। अच्छा, और ABCD थोड़ा सा सीखा, मगर खास इतना इंटरेस्ट नहीं। मोबाइल पे ज्यादा मैं लिखना करता, सब इजी हो गया मेरे लिए। बहुत अच्छा। चलो, आप ऐसे शक्तिशाली और सकारात्मकता की जो स्रोत है आपके अंदर, आप जो दृष्टिवान साथी है या जो भी रेडियो मधुबन सुनने वाले जो श्रोता हैं, आबू के आंचल में रहते हैं, उन सभी को आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर, मैं दीदी जी, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहूँगा कि आप कोई भी नेत्रहीन कहाँ भी, बस में हो, रोड पे हो, कहाँ भी जाते हुए देखे तो उन्हें आपका कीमती समय 2 मिनट का भी निकल कर उन्हें हेल्प करे, क्योंकि हेल्प की एक बार 2 बार करने के बाद में आपको भी हेल्प करने की भी आदत हो जाएगी, सोसाइटी को भी आदत हो जाएगी। तो जो भी रेडियो मधुबन सुनने वाले लोगों को मैं अपील करूंगा कि जन जागृति एक से शुरू करेंगे तो सब लोग अनुकरण करेंगे, तो ही वो कारवा बनते जाएगा। और नेत्रहीनों को जो भी प्रॉब्लम हो रही है गाँव में वगैरह में, तो शायद कम हो सकती है। जी, थैंक यू सो मच। आज आप इतना टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं और रेडियो में अपने जीवन के अनुभवों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।